हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हैरी स्कैरी टेल्स में। मेरा नाम हैरी है। आज मैं आप सभी के लिए एक और सच्ची और डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी हमें कोमल भलेश्वर जी ने भेजी है। अब मैं कहानी आप लोगों को कोमल भलेश्वर जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक भयानक जंगल, जो भी वहाँ आता वो कभी वापस नहीं जा पाता। हिमाचल की पहाड़ियों के बीच एक घना जंगल, और उस जंगल के बीचों बीच वो लाल रंग का बंगला। प्रीति और हरमान अपने हनीमून के लिए शिमला निकले। रास्ते में घूमते घूमते शाम हो गई। अभी वो शिमला से काफी दूर भी थे। जंगल का पहाड़ी रास्ता और अचानक से गाड़ी का खराब होना काफी था दोनों का मूड खराब करने को। हरमन ने बहुत कोशिश की गाड़ी ठीक करने की, लेकिन नहीं कर पाया। तभी वहाँ तेज बारिश होने लगी और हरमन प्रीति जल्दी से गाड़ी में जाकर बैठ गए और गाड़ी अंदर से लॉक कर ली। बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बिजली चमक रही थी और चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा। प्रीति की घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। उसे घबराते हुए देखकर हरमन उसे छेड़ते हुए कहता है कि क्यों डर रही हो प्रीति? इतना अच्छा मौका बारिश में रोमांस करने का बार बार नहीं मिलता। यह कहकर वो प्रीति को गले लगा लेता है। तभी प्रीति को ऐसा लगता है जैसे उनकी गाड़ी के सामने कोई लड़की निकलकर गई हो। प्रीति घबरा जाती है और कहती है, हरमन, यहाँ कोई है जो हमें देख रहा है। हरमन उसे कहता है, नहीं यार, तुम्हारा वहम होगा। इस जंगल में हमारे सिवा और कौन हो सकता है। यह कहकर वो प्रीति को गले लगा लेता है। इस तरह उन्हें गाड़ी में बैठे बैठे शाम के 5 बजे से रात के 10 बज गए। फोन में सिग्नल न होने की वजह से वो किसी से संपर्क भी नहीं कर पा रहे थे कि तभी उन्हें दूर से धुआं निकलते हुए दिखाई दिया। अब उनके मन में यह सोचकर उम्मीद जगी कि शायद यहाँ पास में ही कोई घर है। अब वो बारिश के हल्के होने का इंतजार करने लगे। अब रात के 11 बज चुके थे और बारिश थोड़ी कम भी हो गई थी। तो हरमन ने प्रीति से कहा, तुम गाड़ी में ही बैठो, मैं आसपास देखकर आता हूँ, शायद कोई मदद मिल जाए। प्रीति डर के हरमन से चिपक गई और बोली, नहीं हरमन, आप मुझे ऐसे छोड़कर मत जाइए। प्रीति, तुम गाड़ी को अंदर से बंद कर लो। मैं यूं गया और यूं आया, मुझे देखकर ही गाड़ी खोलना। यह कहकर हरमन गाड़ी से बाहर निकला और थोड़ी दूर तक चला। काफी दूर आने पर उसे एक गाड़ी दिखाई दी। अब हरमन में थोड़ी हिम्मत आई और वो आगे जाकर देखता है कि एक लड़का गाड़ी ठीक कर रहा है और एक लड़की डरी हुई गाड़ी में बैठी हुई है। हरमन सोचता है शायद ये पति पत्नी होंगे और हमारी तरह घूमने आए होंगे। हरमन उनके पास जाकर पूछता है, माफ कीजिएगा, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप दोनों कौन हैं? वो लड़का मुस्कुराकर देखता है और कहता है, जी बिल्कुल जान सकते हैं, मैं गौरव और यह मेरी पत्नी निहारिका है। हम दोनों घूमने के लिए निकले थे, लेकिन खराब गाड़ी और खराब मौसम की वजह से यहाँ फंस गए हैं। तब हरमन भी उन्हें अपनी स्थिति बताता है, जो उन चारों की एक जैसी ही है। अब गौरव और हरमन मिलकर उस दिशा में जाते हैं जहाँ से धुआं निकल रहा था। उसे देखते ही वो दोनों खुशी से चिल्ला पड़ते हैं, अरे वहाँ लगता है कोई रहता है। उन्हें सामने एक बड़ा सा बंगला दिखाई देता है। वो दोनों वहाँ जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक खूबसूरत सी लड़की मिलती है। वो लड़की भला की खूबसूरत और उसने लाल रंग का गाउन पहना हुआ है। वो दोनों उस लड़की को देखते ही उसकी ओर आकर्षित हो जाती हैं। हरमन उस लड़की को अपने बारे में बताता है और उससे पूछता है, क्या सिर्फ आज की रात के लिए हम चारों को आपके बंगले में जगह मिल सकती है? वो लड़की उन चारों को वहाँ रुकने के लिए आज्ञा दे देती है, लेकिन एक शर्त रखती है। वो कहती है कि अगर आप चारों सिर्फ लाल रंग के कपड़े ही यहाँ पहनोगे तो ही आप रुक सकते हो। गौरव कहता है, मुझे मंजूर है,
क्योंकि हमारी अभी नई नई शादी हुई है, इसलिए मेरी पत्नी ने लाल रंग की ही साड़ी पहनी हुई है। मैं भी यहाँ आने से पहले अपने बैग में से लाल कुर्ता पहन लूंगा। यह कहकर गौरव वापस अपनी पत्नी निहारिका को लेने चला जाता है, लेकिन हरमन कहता है हम दोनों में से कोई भी लाल कपड़ा नहीं लेकर आया है। वो लड़की कहती है कोई बात नहीं, तुम आ जाओ, यहाँ पर तुम्हें बहुत से लाल कपड़े मिल जाएंगे, आते ही पहन लेना। हरमन भी वापस चला जाता है प्रीति को लेने। वो वापस जाकर प्रीति को सारी बात बता देता है। प्रीति कहती है आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा? यह लाल रंग का बंगला और वो लड़की जिसने ऐसी अजीब शर्त रखी है। हरमन जो पहले ही उस लड़की की तरफ आकर्षित हो चुका था, वो कहता है इसमें अजीब क्या है? लाल कपड़ा पहन लेने से कौन सी हमारी जान चली जाएगी? प्रीति हरमन को बीच में ही टोकते हुए कहती है शुभ शुभ बोलिए आप। अब हरमन के ज्यादा जोर देने पर प्रीति भी थोड़ा जरूरी सामान निकालती है और उसके साथ चल पड़ती है लाल बंगले की ओर। वो चारों एक ही साथ लाल बंगले के बाहर पहुंच जाते हैं। अब वो लड़की चारों को अंदर ले जाती है। वहां वो चारों देखते हैं कि पूरा बंगले में लाल रंग ही किया हुआ है, यहाँ तक कि दरवाजे छत भी लाल रंग की ही है। अब चारों को कमरे भी लाल रंग के ही मिलते हैं, जो बिल्कुल आमने सामने हैं। प्रीति और हरमन अपने कमरे में आते हैं और देखते हैं कि सब कुछ लाल रंग का ही है। अब हरमन प्रीति से कहता है कि अपने और मेरे लिए कपड़े निकाल लो जब तक मैं वॉशरूम होकर आता हूँ। यह कहकर वो बाथरूम की ओर बढ़ता है। प्रीति अब लाल रंग के कपड़े निकालने के लिए जैसे ही अलमारी खोलती है, उसे अलमारी में कंकाल दिखाई देता है, जिसे देखकर वो चीखते हुए हरमन से चिपक जाती है। हरमन प्रीति से पूछता है क्या हुआ जान, ऐसे क्यों चीख रही हो? प्रीति लड़खड़ाती हुई जुबान से कहती है वहाँ कंकाल अलमारी में है। हरमन उसके साथ अलमारी के पास आता है तो देखता है कि वहाँ कोई कंकाल नहीं है। उस अलमारी में लाल रंग के बहुत सुंदर सुंदर कपड़े रखे हुए हैं। हरमन प्रीति से कहता है कि तुम्हारा वहम होगा, और यह कहकर उसमें से कपड़े निकालकर प्रीति को पहनने को देता है। प्रीति और हरमन अलमारी में से लाल रंग के कपड़े निकाल लेते हैं। प्रीति अब अपने लाल रंग का गाउन लेकर बाथरूम में जाती है और जैसे ही पानी चलाती है तो वह पानी भी लाल रंग का आने लगता है। प्रीति फिर से चीखती हुई बाहर चली जाती है और हरमन के पूछने पर बताती है कि हरमन पानी की जगह पर खून आ रहा है। उसकी बात से हरमन हंसने लगता है और कहता है कि क्या घर से कोई डरावनी फिल्म देखकर आई हो? यह कहकर वो उसे बाथरूम में ले जाता है, जहां वो प्रीति को पानी चलाकर दिखाता है। अब प्रीति और हरमन कपड़े बदलकर आराम से बिस्तर पर लेट जाते हैं, लेकिन हरमन के दिमाग में उसी लाल गाउन वाली लड़की का सुंदर सा चेहरा घूमने लगता है। पता नहीं कौन सा दिलकश था उसके चेहरे में कि वो चाहकर भी नहीं भूल पा रहा था। अब वो प्रीति से कहता है कि मैं जरा बाहर का माहौल देखकर आता हूँ। प्रीति कहती है रहने दीजिए, मुझे यहाँ बहुत अजीब लग रहा है, आप बाहर मत जाइए। लेकिन हरमन नहीं मानता और उठकर बाहर चला जाता है। वो प्रीति को दरवाजा अंदर से बंद करने को कहकर चला जाता है। बाहर वो एक बहुत लंबी सी लॉबी में चला जाता है, जिसके आसपास बहुत से कमरे हैं। बिजली चमक रही है और कमाल की बात यह है कि घने जंगल में अब चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है। उस समय भी बगल में बिजली है, इस बात पर किसी का भी ध्यान नहीं गया है। हरमन तो बस उस लड़की से मिलना चाहता है। तभी उसे लगता है जैसे पीछे से कोई उसका गला दबा रहा हो। उसका सांस घुटने लगता है और वह वहीं जमीन पर गिर जाता है। अब उसकी आंख भी बंद होने लगती है कि तभी उसकी गर्दन दबाने वाला हाथ गायब हो जाता है।
वह उठकर चारों तरफ देखता है तो उसे कोई नहीं दिखता। चारों ओर सन्नाटा ही सन्नाटा है। हरमन मन में सोचता है कि शायद यह उसका भ्रम होगा। यह सोचकर वो आगे की ओर बढ़ता है। तभी उसे बहुत मधुर पियानो की आवाज आने लगती है और वो उसी दिशा में बढ़ने लगता है। अब वो एक बड़े हॉल में आ जाता है तो देखता है कि वही लाल रंग के गाउन वाली लड़की पियानो बजा रही है। हरमन उसकी धुन सुनकर होश खोने लगता है और ठीक उसके सामने एक सोफे पर बैठ जाता है। हरमन उसकी बजाई हुई इस धुन में खोता ही चला जाता है। तभी उस लड़की की नजर हरमन पर पड़ती है और वह उठकर उसके करीब आती है। ठीक हरमन के सामने टेबल पर 2 कांच के गिलास और रेड वाइन रखी हुई है। बिना हरमन की इच्छा जाने वो दोनों गिलास में वाइन डालकर एक गिलास हरमन की ओर बढ़ाती है। हरमन लगातार उसकी आंखों में देखते हुए वाइन पीता रहता है। फिर खामोशी को तोड़ते हुए उस लड़की से पूछता है, अगर इजाजत हो तो क्या मैं इस हुस्न की मलिका का नाम जान सकता हूँ? वो लड़की हरमन के द्वारा उसके नाम इस अंदाज में पूछने से प्रभावित हो जाती है और अपना नाम सोफिया बताती है। हरमन उसकी गहरी नीली आंखों में खो जाता है और उसे देखता जाता है। अब सोफिया हरमन से कहती है, अगर आप बुरा ना मानो तो क्या मैं आपके साथ डांस कर सकती हूँ? हरमन तो यही चाहता था कि किसी भी तरह से वो सोफिया के करीब आ सके। वो सोफिया की बात को सुनकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है, आज की रात भी मेरे लिए कयामत की रात है। जो दुनिया की सबसे सुंदर लड़की मेरे साथ डांस करना चाहती है। अब मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं। सोफिया उसकी बात सुनकर बहुत मुस्कुराती है कि तभी हरमन कहता है, बहुत कातिल हंसी है तुम्हारी। सोफिया हरमन से कहती है, ध्यान रखिएगा कहीं आपका कत्ल ना हो जाए। हरमन भी बड़ा शायराना आवाज में जवाब देता है और कहता है, अब कत्ल का भी कोई गम नहीं होगा। यह कहकर वो सोफिया का हाथ पकड़कर खड़ा हो जाता है। सोफिया एक मदहोश करने वाली धुन चला लेती है और दोनों उस मीठी धुन पर डांस करना शुरू कर देते हैं। हरमन सोफिया के साथ डांस करने में इतना खो जाता है कि उसे यह भी याद नहीं रहता कि उसकी पत्नी प्रीति इस अजीब सी जगह में अकेली कमरे में है। एक खूबसूरत लड़की का नशा उसे उसके पति धर्म को भुला चुका है। दूसरी ओर प्रीति अपने कमरे में अकेली लेटी हुई है और उसे बहुत डर लग रहा है। बाहर बिजली चमक रही है और मूसलाधार बारिश हो रही है। प्रीति बिस्तर पर लेटी हुई बार बार करवट बदल रही है। अब जब हरमन को गए हुए काफी देर हो जाती है तो प्रीति कमरे में ही टहलने लगती है। वो देखती है कि उसके कमरे की एक खिड़की से बगल से बाहर का सारा नजारा दिख रहा है। वह खिड़की से बाहर देखने की कोशिश करती है लेकिन इतनी तेज बारिश में उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। अब वो हिम्मत करके अपने कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर लॉबी में आ जाती है। तभी उसे ध्यान आता है कि उनके कमरे के ठीक सामने वाले कमरे में गौरव और निहारिका ठहरे थे। वो सोचती है कि क्यों ना उनकी मदद मांगी जाए। यह सोचकर वो उनके कमरे का दरवाजा खटखटाती है लेकिन बहुत देर तक खटखटाने के बाद भी कोई दरवाजा नहीं खोलता। अब वो हिम्मत करके आगे बढ़ती है और देखती है कि वहाँ बहुत सारे कमरे हैं। वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है कि तभी उसे लगता है जैसे उसके पीछे कोई चल रहा हो। वो मुड़कर देखती है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। अब वो सबसे आखिरी कमरे तक पहुंच जाती है और यह देखकर हैरान हो जाती है कि पूरे बंगले में सिर्फ एक ही कमरा ऐसा है जो लाल रंग का नहीं है। वो उस कमरे का दरवाजा खोलने लगती है लेकिन वह बहुत ज्यादा जाम है। बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद ही वह दरवाजा खुलता है। उस कमरे में प्रीति जैसे ही प्रवेश करती है उसके सामने एक ऐसी तस्वीर दिखाई देती है कि
वो हैरान हो जाती है और डर से कांपने लगती है। प्रीति जैसे ही कमरे में प्रवेश करती है तो वो देखती है कि सामने उसी लड़की की बड़ी सी तस्वीर लगी हुई है जिसने इन चारों को लाल बंगले में पनाह दी थी। उस तस्वीर पर एक बड़ा सा हार भी चढ़ा हुआ है। अब प्रीति समझ जाती है कि वो कोई जिंदा लड़की नहीं बल्कि कोई भटकती हुई आत्मा है। वो डर की वजह से कांपने लगती है और जोर जोर से रोने भी लगती है। रोते हुए उसकी नजर एक दरवाजे पर जाती है जो उसी कमरे में से होकर जा रहा है। अब प्रीति उस दरवाजे की ओर बढ़ती है। जैसे ही वो उस दरवाजे को खोलती है तो देखती है कुछ सीढ़ियाँ नीचे की ओर जा रही हैं। पहले वो तो वापस आने लगती है लेकिन फिर वो सोचती है कि शायद यहाँ कुछ सुराग मिल जाए जो उसे उसके हरमन तक पहुँचा दे। यह सोचकर वो उन अंधेरी सीढ़ियों पर चल पड़ती है। दूसरी ओर हरमन सोफिया के साथ डांस करने में पूरी तरह व्यस्त है। यहाँ तक कि वो प्रीति को भी पूरी तरह भूल चुका है। अब दोनों थककर दोबारा सोफे पर बैठ जाते हैं और सोफिया फिर से अपने और हरमन के लिए रेड वाइन लेकर आती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए पीने लगते हैं। अब सोफिया खड़ी होकर कहती है, मैं बहुत थक चुकी हूँ और अपने कमरे में सोने जा रही हूँ। यह कहकर जैसे ही वो जाने लगती है हरमन उसका हाथ पकड़ लेता है। अब हरमन उसका हाथ पकड़कर कहता है, इतनी भी क्या जल्दी है जाने मन। सोफिया उसे कतली मुस्कान के साथ देखती है और कहती है, तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। हरमन भी उठकर उसके साथ चल देता है। तभी सोफिया रुक जाती है और हरमन से पूछती है, लेकिन तुम्हारी पत्नी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। हरमन भी बहुत शायराना अंदाज में जवाब देता है, कौन सी पत्नी, तुम जैसी हुस्न की मलिकाओं पर ऐसी हजार पत्नियां कुर्बान। यह कहकर वो सोफिया के साथ हाथ में हाथ डाले उसके कमरे की ओर चल पड़ता है। दूसरी ओर प्रीति अपने पति की खातिर उस भयानक और अंधेरी खतरनाक सीढ़ियों पर चलती हुई नीचे एक खंडर में पहुंच जाती है। वहां प्रीति देखती है कि एक बूढ़ी औरत बैठी हुई एक किताब पढ़ रही है और उसके गले में क्रॉस भी है। प्रीति हिम्मत करके उस औरत के पास जाती है और कहती है, मैडम क्या आप मुझे सुन रही हैं? वो औरत प्रीति की ओर देखती है और कहती है, आज तुम आई हो? प्रीति हैरान होकर पूछती है, क्या मतलब है आपका? यही कि हर रात यहाँ किसी न किसी की बदनसीब पत्नी मेरे पास आती ही रहती है। वो औरत प्रीति को जवाब देती है। प्रीति उसकी बातों से और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है, देखिए, एक तो जब से मैं यहाँ आई हूँ मेरे पति नहीं मिल रहे हैं, दूसरी ओर आप मुझे उल्टी सीधी बातों से डरा रही हैं। मुझे आप ये बताइए, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं मेरे पति को ढूंढने में? यह कहकर प्रीति उसे अब तक की सारी बात बता देती है। अब वो बुढ़िया औरत कहती है कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ, तुम जाओ यहाँ से। अब प्रीति उस बुढ़िया औरत के पैरों में गिर जाती है और कहती है, मेरी मदद कीजिए, प्लीज मुझे बताइए कि वो लड़की कौन है, क्या कहानी है इस लाल बंगले की। अब वो बुढ़िया औरत कहती है कि ठीक है, तुम जिद करती हो तो मैं बताती हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, अब तुम्हारे पति को कोई नहीं बचा पाएगा। वो लड़की जिसने तुम्हें इस मनहूस लाल बंगले में रुकने की इजाजत दी है वो कोई और नहीं, मेरी बेटी सोफिया की आत्मा है, जो सालों से हर रात ये सब कर रही है। अब प्रीति कहती है, आप मुझे सारी बात बताइए, चाहे मुझे अपनी ही बलि क्यों ना देनी हो, लेकिन मैं मेरे हरमन को कुछ नहीं होने दूंगी। वो बुढ़िया औरत कहती है, तो सुनो लड़की। वो बुढ़िया औरत बताती है कि मैं और मेरी पोती सोफिया इस पूरी दुनिया में एक दूसरे का मात्र सहारा थे, लेकिन ऊपर वाले को यह भी मंजूर नहीं था। सोफिया को पेंटिंग का बहुत शौक था और रंगों में सबसे ज्यादा उसे लाल रंग ही पसंद था।
उसकी ज्यादातर पेंटिंग में लाल ही रंग होता। इस घर में जितनी भी तस्वीरें लगी हुई हैं, वो सब सोफिया की ही बनाई हुई हैं। एक बार मैं किसी जरूरी काम से कहीं बाहर गई हुई थी, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से मैं शाम तक वापस ना आ सकी। पहली बार ऐसा हुआ जब सोफिया घर में अकेली थी। मूसलाधार बारिश हो रही थी और सोफिया उस रात बिल्कुल अकेली थी। इस बंगले में उस रात उसने लाल रंग का लंबा सा गाउन पहना हुआ था। उस लाल रंग के गाउन में वह गजब ही सुंदर लग रही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी सुंदरता उसकी दुश्मन बन जाएगी। वह मुझसे फोन पर वीडियो कॉलिंग कर रही थी तो दरवाजे की घंटी बजी। मैंने उसे बोला इतनी रात को दरवाजा ना खोलो, लेकिन वो नहीं मानी। बोली दादी हो सकता है कोई मुसीबत में हो। सोफिया दरवाजा खोलती है और देखती है कि सामने एक सुंदर सा लड़का खड़ा है और वह उससे रात को वहीं रुकने के लिए कमरा मांगता है। सोफिया भी उस लड़के पर तरस खाकर रात के लिए अपने बंगले में पनाह दे देती है। मुझसे बात करके वह फोन रख देती है और उस लड़के को कमरा दिखाती है। उसके बाद वो हॉल में आकर म्यूजिक लगा लेती है और सुनते सुनते साथ में पेंटिंग करने लगती है। अब वो लड़का अपने कमरे से बाहर आता है और सोफिया से बात करने लगता है। वो सोफिया से कहता है आप पर यह लाल रंग बहुत जचता है। सोफिया उसे धन्यवाद करती है और पेंटिंग बनाने में लग जाती है। वो लड़का उसे लगातार देखता रहता है। अब सोफिया से रहा नहीं जाता और वो उससे पूछ लेती है आप ऐसे मुझे घूर कर क्यों देख रहे हैं? जब सामने लाल परी हो तो नजर कैसे हटे? मुझे लगता है कि यह लाल रंग आपके लिए ही बना है। सोफिया भी उसकी दिखावटी बातों से प्रभावित होने लगती है और कहती है आज के बाद मैं लाली रंग पहनूंगी हमेशा तुम्हारे लिए। इसी तरह सोफिया और वो लड़का जिसने अपना नाम विक्रम बताया था बातों में लग जाते हैं और बात करते करते दोनों वाइन भी पीते हैं और एक दूसरे की पनाह में सो जाते हैं। सुबह जब सोफिया सोकर उठती है तो विक्रम उसे कहीं नहीं मिलता और तब उसे विक्रम का लिखा हुआ एक खत मिलता है जिसमें लिखा है मेरी प्यारी सोफिया, मैं विक्रम कल रात तुम्हारी सुंदरता देखकर ऐसा बहक गया कि ये भी भूल गया कि मैं शादीशुदा हूँ। उस लाल गाउन में तुम क्या कमाल ढा रही थी तो मैं बेचारा क्या करता, लेकिन जब सुबह होश में आया तो अपनी गलती का एहसास हुआ। अब तुमसे आंख मिलाने की हिम्मत नहीं है। मैं जा रहा हूँ अपनी पत्नी के पास। तुम भी मुझे भूलकर नई जिंदगी शुरू कर लेना। लेकिन एक बात जो दिल से कहना चाहूँगा कि लाल रंग में क्या कमाल ढाती हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुम्हारा गुनहगार विक्रम। सोफिया को यह खत पढ़कर ऐसा सदमा लगा कि उसने मेरे आने का भी इंतजार नहीं किया। अपने कमरे में जाकर फांसी लगा ली। जब से उसकी आत्मा हर उस शादीशुदा लड़के से बदला लेती है जो अपनी पत्नी को धोखा देकर उसके करीब आता है। आज उसने अपने जादू से पूरे घर लाल रंग का कर दिया है, लेकिन सिर्फ मेरा कमरा छोड़कर वो जानबूझकर सभी मुसाफिरों को लाल रंग पहनाती है, क्योंकि उसकी पूरी दुनिया ही लाल रंग में समाई है। या यूं कहें कि जहां तक लाल रंग है वहां तक उसकी शक्तियां अपार है। अब प्रीति घबराकर पूछती है तो क्या आज हरमन भी उसका शिकार होगा? हाँ, अगर वो तुझे भूल गया तो वो सिर्फ बेवफा को ही शिकार बनाती है, और अगर तुम्हें अपने पति को बचाना है तो उसे सोफिया के करीब जाने से रोको और उसे इस लाल रंग की दुनिया से बाहर लेकर जा। लेकिन मुझे तो ये भी नहीं पता कि सोफिया हरमन जी को कहाँ लेकर गई है। वो बुढ़िया औरत कहती है मैं जानती हूँ कि तेरा पति इस समय कहाँ होगा। प्रीति पूछती है मुझे बताओ कहाँ होंगे वो। अगर उसने आज तेरे साथ बेवफाई की तो वो जरूर सोफिया के कमरे में होगा, और अगर वो सोफिया के साथ उसके कमरे में जा चुका है तो
उसे कोई नहीं बचा पाएगा फिर। नहीं, मुझे आप सोफिया का कमरा बताइए, मैं अभी जाऊंगी वहाँ। प्रीति कहती है और उस बुढ़िया औरत के साथ चल पड़ती है। दूसरी ओर हरमन और सोफिया एक दूसरे का हाथ पकड़कर सीढ़ियों से चढ़कर सोफिया के कमरे की ओर जा रहे हैं। अब दोनों सोफिया के कमरे में पहुंच जाते हैं। हरमन सोफिया का कमरा देखता है जो बहुत ही विशाल है, जहां बहुत सुंदर गोलाकार में पलंग है जिस पर लाल रंग की रेशम चादर बिछी हुई है। वो चारों ओर लाल पर्दे हैं और कमरे की हर चीज भी बहुत सलीकेदार है। सोफिया उसे अपने साथ लेकर पलंग पर बिठाती है और खुद भी उसके करीब बैठ जाती है। अब शायद सोफिया उसे आखिरी मौका देना चाहती है। वो हरमन से पूछती है, तुम्हें अपनी पत्नी की याद नहीं आ रही? हरमन भी उसे निडरता से जवाब देता है, नहीं जाने मन, जब तुम्हारे साथ आ ही गया हूँ तो कोई और क्यों याद आएगा। उधर प्रीति उस तहखाने से बाहर निकलकर उस बुढ़िया औरत के साथ दौड़ती हुई आ रही थी और दौड़ती हुई पूरी लॉबी पार कर जाती है और एक बड़े से हॉल में आ जाती है। वहाँ पर वो चारों ओर देखती है कि आसपास कोई नहीं है। अब वो बुढ़िया औरत सोफिया की दादी कहती है, लगता है तेरा पति अब सोफिया के साथ जा चुका है। नहीं, आप ऐसा मत बोलिए, कुछ नहीं होगा उन्हें। प्रीति खुद को ही हौसला दे रही थी। दूसरी ओर हरमन सोफिया की कशिश में खोकर हर हद पार कर चुका था। अब वो दोनों एक साथ पलंग पर लेटे हुए थे कि सोफिया खड़ी होकर खिड़की के पास खड़ी हो जाती है। आधी अधूरी नींद में हरमन की अचानक से नजर सोफिया के पैरों की ओर जाती है। वो देखता है कि उसके पैर उल्टे हो चुके हैं। हरमन यह देखकर पलंग से खड़ा हो जाता है और डर के दरवाजे की ओर दौड़ता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसके और प्रीति के पवित्र रिश्ते पर भारी पड़ चुकी थी। दरवाजे पर भी उसे सोफिया ही खड़ी दिखती है। वो जिस दिशा में जाता है उसे सोफिया ही नजर आती है। अब सोफिया की आंख गुस्से में लाल हो चुकी हैं और चेहरा बहुत भयानक हो चुका है। वो हरमन को गर्दन से पकड़कर कहती है, विक्रम, तूने क्या सोचा कि इस बार भी रात मेरे साथ काटेगा और सुबह होते ही अपनी पत्नी के पास चला जाएगा? कौन विक्रम? मैं विक्रम नहीं, हरमन हूँ। मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हरमन उसके आगे गिड़गिड़ा रहा था। तभी प्रीति दरवाजे पर पहुंच जाती है और जोर जोर से खड़खड़ाने लगती है, खोलो सोफिया, माफ कर दो मेरे पति को। लेकिन सोफिया की नजर में बेवफाई की एक ही सजा है और वो है मौत। सोफिया हरमन को गर्दन से पकड़ लेती है और कहती है, तूने बेवफाई की है मेरे साथ भी और अपनी पत्नी के साथ भी, तो ले अब सजा भुगत। यह कहकर वो नाखूनों से छाती पर वार करती है, जिससे उसकी छाती से खून बहने लगता है। हरमन तड़पकर वहीं गिर जाता है। अब सोफिया उसकी गर्दन पर पैर रखकर खड़ी हो जाती है और उसे बेरहमी से मार देती है। अब सब कुछ शांत हो चुका है और सुबह के 4 भी बज चुके हैं। सुबह होते ही सोफिया गायब हो चुकी है। प्रीति कमरे में आती है और हरमन को देख रही है। उसकी चीख की आवाज सुनकर गौरव और निहारिका भी बाहर आ जाते हैं। अब प्रीति सोफिया की दादी से पूछती है, सोफिया ने सिर्फ हरमन को ही क्यों मारा? ये दोनों भी तो यहाँ थे, तो गौरव के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? वो इसलिए क्योंकि वो अपनी पत्नी के साथ था और हरमन तुम्हें छोड़कर सोफिया के साथ इस लाल बंगले में बेवफाई करने वालों को एक ही सजा मिलती है और वो है मौत। प्रीति वहीं हरमन का सिर गोद में रखकर बैठ जाती है और बैठी हुई उसकी आंखें भी सदा के लिए बंद हो जाती है। उसी लाल रंग के बंगले में गौरव और निहारिका दोनों वापस चले जाते हैं, क्योंकि सोफिया सिर्फ बेवफा को ही सजा देती है। तो दोस्तों, आप लोगों को कहानी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।